लेयर से बिजनेस कितना बन पा रहा है? हमारा करोड़ों के अराउंड में बन जाता है। देखो एज अ क्रिएटर ना पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से वो जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी आ रही है। अरे मैं बताना नहीं चाहता यार अभी ये वाला पार्ट कट कर देना प्लीज। यार क्या मैं फेक हूँ? क्या मैं नाटकीय रूपांतरण कर रहा हूँ? तो आज हमारे साथ में एक ऐसे क्रिएटर है जिनको आप टेक्नोलॉजी के लिए जानते हो, पर मैं उनको एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ। नॉर्मली हम सुनते हैं कि एक बिजनेस बनाने के लिए हमको आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम बिजनेस बनाते हैं, फिर हम मार्केटिंग करते हैं। पर इन्होंने इस व्हील को रिवर्स कर दिया है। इन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया, उसके बाद ये बिजनेस बना रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत स्मार्ट तरीके से बिजनेस बना रहे हैं। कई कई जगह मुझे भी प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्लोक श्रीवास्तव। हम टेक वीडियोस बना रहे हैं, अराउंड दशक हो गया हमको वीडियो बनाते हुए। एंड उसके साथ साथ मेरे पर्सनली होता है ना, अंदर चुल होती है हर एक इंसान के अंदर। मेरे भी ऐसे डिज़ाइन को लेके, एस्थेटिक्स को लेके हमेशा से मन था कि हम कुछ ऐसा अगर बना पाएँ जिसमें अपने से प्यार डालें, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू ऑडियंस तक अगर पहुँचे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड और मोबाइल एक्सेसरीज़ का एक ब्रांड बिल्ड करा। उसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स, थोड़े से मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हमने एग्जीक्यूट करे पिछले 6-7 सालों में। बट हाँ, काफ़ी एक इंसाइटफुल इंटरेस्टिंग जर्नी है। अभी काफ़ी बड़े बड़े हमने लॉन्चेस करे हैं, तो हम नेक्स्ट ये कुछ साल जो आने वाले हैं वो डेफिनेटली काफ़ी तगड़े होने वाले। और मेरे को अब समझ नहीं आता मैं अपनी तारीफ कैसे करूँ अपनी चीज़ों का। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ये बताओ, जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था उसी टाइम डिसाइड किया था कि कोई प्रोडक्ट निकालेंगे, या पहले एज अ क्रिएटर वाली जर्नी थी, फिर करते करते जब ऑडियंस बन गई सोचा कुछ बेचते? ऐसा नहीं था कि देखो एज अ क्रिएटर ना पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि आपके पास खुल जाती हैं चीज़ें। आप मतलब मार्केटिंग करवा सकते हो किसी कंपनी की, जैसे इतनी कंपनियों से कनेक्शन है तो उनकी मार्केटिंग में हेल्प करवा सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशंस भी बिल्ड करी, अलग अलग चीज़ें हमने बिल्ड करी। एंड मैंने नोटिस करा कि हर जगह एक अलग गेम है, कि ऐप बनाना एक डिफरेंट गेम है, मार्केटिंग करना एक डिफरेंट गेम है, प्रोडक्ट बनाना डिफरेंट गेम है। हमारा मेन गोल ये था हम ना इंस्पायर करें, क्योंकि मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी इंडिया में। मेरे को ऐसा लगा कि रिसोर्सेज की ऐसा कुछ खास कमी है नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई खाना इतना हम बना लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को 3 बार फीड कर दें। तो माइंडसेट की मेरे को दिक्कत लगी। तो मेरा गोल ये था कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो कुछ अलग हो, जो कुछ है तगड़ा हो, जो एक मतलब एक मूवमेंट क्रिएट कर। एंड वो हमने कोशिश करी लेयर्स के साथ। हमने वही करी थी कि मतलब वो प्रोडक्ट उससे पहले सक्सेसफुल नहीं था, और उस प्रोडक्ट वो मार्केट में था नहीं, किसी को पता नहीं था स्किन्स विन्स क्या होती है, कम लोग थे जिनको पता था। बट उसके अलावा पूरी मार्केट हमने क्रिएट करी। तो उससे हुआ गया कि वो एक ना इमोशन जब जुड़ जाता है ना एक प्रोजेक्ट के साथ, आई थिंक वो उसको बड़ा प्रोपेल करता था। सेम ये कपड़ों के साथ भी यार, मेरे को दिखा कि इंडिया में जितने कपड़े हैं सारे इंटरनेशनल ब्रांड बेच रहे हैं, और इंडियन ब्रांड जो बेच रहे हैं वो सस्ता बेच रहे हैं। कि मतलब कोई 200 रुपये की बेच रहा है, कोई 500 रुपये की बेच रहा है, सब मतलब अंडर कट कर रहे हैं प्राइस पे। कोई ऐसा बहुत तगड़ा कपड़ा नहीं बना रहा, और कपड़ों में ऐसा ही करा जा सकता है। तो हमने वही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग गया। जैसे कपड़े बनाने में हमको 3 साल लग गए, एक ऐसे कपड़े बनाने में जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट कर रहे हैं। सेम स्किन्स बनाने में हमको 3 साल के अराउंड लग गए, कि पूरी फैक्ट्री लगाने में, पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में, ऑपरेशंस देखने में, जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो उसके लिए यूज होती हैं। मेरे हिसाब से हमारा एट द एंड पैसा तो बनाना ही है। ठीक है, एक बिजनेस पैसे से ही चल पाता है। अगर पैसा नहीं है तो फिर तो क्या ही बिजनेस है, वो तो फिर एनजीओ हो गया। तो मैं तो उसमें विश्वास नहीं रखता। मेरे हिसाब से अगर किसी चीज़ को बड़ा करना है, इंटरनेशनली मेरे को पूरे वर्ल्ड पे लेके जाना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए ही होगा। बट एसेंशियली गोल वॉज कि एक मूवमेंट क्रिएट करना। तो वो मेरे ख्याल से हमने कुछ हद तक कर दिए। बट अब गोल है कि भाई जो इंडिया में ब्रांड बना है उसको इंटरनेशनल लेवल तक भी हमको लेके जाना है। तो ये मैंने सोच रखा है, क्योंकि ऐसे बहुत कम ब्रांड है। मतलब हाथों पे अगर आप गिनने बैठो, मैंने अभी जैसे आपसे हम इससे पहले ही पूछ रहे थे कि कितने ऐसे ब्रांड है जो इंडिया के ब्रांड है बाहर बेच रहे हैं, उंगलियों पे ही नहीं गिन पाते हम। हमको पता ही नहीं ऐसे ब्रांड जो इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, और बहुत कम ब्रांड है। तो मेरे को लगता है कि भाई किसी को तो बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा, किसी को तो इंडिया से इंटरनेशनल बिजनेस बनाने पड़ेंगे। तो हम वो रिस्की वो जो एरिया है वहां पे घुस के चीजें करने जाते हैं। अब एक्चुअली है तो एक चीज मेरे को पूछना है जो ऑनेस्ट चाहिए मेरे को आना। हाँ बताओ ना। तो क्या आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया है? क्योंकि मुझे क्या लगता है, ये मैंने कांस्टेंट देखा है, और मैं बेसिकली मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता हूँ। तो मैंने क्या नोटिस किया, जब हमारी आपकी टीम और मेरी टीम की बात हुई, तो जो हमारे पास मैसेज आया उसकी लास्ट में फायर थी। कुछ आपके कीवर्ड्स है, तगड़ा करते हैं, और नॉर्मली जैसे हम अभी नॉर्मल बात कर रहे थे तो हम ऐसे बात कर रहे थे,
और जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं, हाँ भाई हम बहुत तगड़ा काम करेंगे, हम ये करेंगे, आग लगा देंगे और हमने ऐसा किया। तो क्या ये नेचुरली हुआ या इस पे करने में टाइम लगा? क्योंकि अगर मैं पुरानी इंग्लिश वीडियोस देखता हूँ तो उस टाइम पे बॉडी लैंग्वेज और जैसे जैसे हम रिसेंट के अंदर ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज में फर्क पड़ा है। हमने अपनी ऑडियंस से रिलेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चेंज करी है। ऐसा है, ऑनेस्ट चाहिए मुझे। हाँ 100% ऐसे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक बंदा होता है ना, मैंने तो इसके बारे में बहुत सोचा कि मैं फेक हूँ, क्या मैं नाटकीय रूपांतरण कर रहा हूँ। और होता क्या है कि जैसे मैंने अपने आप को देखा, एक होता है जैसे हर इंसान के ना ऐसे अलग अलग स्टाइल होता है कि जब वो लड़कियों से मिलने जा रहा है तो वो थोड़ा स्वीट हो जाता है, जो अपने भाई लोगों से मिलने जा रहा है, वो पार्टी करने जा रहा है, वो थोड़ा अलग वाइब है। तो ऐसे ऐसे करके ना मम्मी पापा के सामने जा रहा है, वो अलग वाइब है। सेम इंसान अगर बच्चों से बात कर रहा है तो बड़ा स्वीट हो जाता है, और अपने 4 दोस्तों लड़कों से बात कर रहा है तो बड़ा खूंखार सा हो जाता है। तो मैंने वही देखा कि यार मैं ना पहले मैं ऐसे सोफिस्टिकेटेड बात करने की कोशिश करता था, जैसे मैं मतलब ऐसे प्रोफेशनली बात करूंगा अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन के टाइम पे। फिर मैं सोचा नहीं यार ये मेरे दोस्त यार ही जैसे। उसके बाद मैंने वो करा कि भाई यार मैंने इनको अपने, और इंग्लिश में ना थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहता है, क्योंकि इंग्लिश में हमारा ना माइंडसेट वैसे ही होता है कि इंग्लिश हम कब बोलते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर के सामने फॉर्मली बोलना होता है, फॉर्मली बोलना होता है, वो आदत पड़ जाती है। हिंदी का ऐसा है कि वो कंफर्ट बन जाता है। तो मैं वही सोच के मैंने इमेजिन करके करा कि यार मेरे दोस्त ही बैठे हैं पीछे, तो उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। और सेम अभी भी यहाँ पे कि जैसे हम इससे पहले जब बात कर रहे थे तो मैं एक बिजनेस ओनर टू एक बिजनेस ओनर कॉन्वर्जेशन, बट अब मेरे को पता है कि अब ये कॉन्वर्जेशन बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी वो लहजा फिट बैठे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा तो चेंज आई जाता। तो आपने अपनी ऑडियंस जो सोच रखी है वो कौन है? मतलब अगर थोड़ा सा इमेजिन करें हम तो किस एज में आते हैं वो, कहाँ रहते हैं और आप पढ़ रहे हैं वो, ऐसा कुछ सोचा हुआ है? मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी ऑडियंस इमेजिन करी थी जब मैंने स्टार्ट करा था, तो मेरी एज के लड़के मैंने इमेजिन करे थे, है ना, क्योंकि उसी टाइप के जो बंदे होते हैं जो फ़ोन को रूट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैंने इमेजिन करा था कि स्टार्टिंग में ऐसे लड़के जो टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, क्योंकि यूजुअली मेजरली लड़के ही होते हैं टेक में इंटरेस्टेड, 5% लड़की होती है। ये यूट्यूब का स्टार्ट होता था मेजरली 16 से 24-26 साल के जो लड़के होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले ही ज़्यादा होते हैं, जो कोडिंग वोडिंग इंजीनियरिंग वाला वो पढ़ रहे होते हैं, वो मेजर मेरी ऑडियंस थी, ठीक है, जिनको थोड़ा टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता ही है, मतलब उनको ना आकर्षित सी कर लेती है कि आपको कुछ भी दिखेगा ना पटांग सा, वो मन सा ललचा जाता। तो वो मैंने अपनी ऑडियंस लेके चला था मैं, एंड ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा था। अभी भी वही ऑडियंस है? अब अलग अलग हुई। ऐसा है कि आप नोटिस कर पाओगे कि अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा बोलने का तरीका चेंज आता है, ऐसे ही नॉट जस्ट बोलने का तरीका, अब जैसे चीज़ें विजुअली दिखाने का तरीका बहुत चेंज आता है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जो फैशन के लिए फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी अलग डिफरेंट वाइब, उस पर ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। यूट्यूब पे बंदे टेक के लिए जानते हैं। एकदम आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली, वैसे मैं बाहर थोड़ा कम होता है जाना, बट अभी बैंक में गया था, मेरे को वो KYC कराना था, SBI का रहता है अपना, बाकी सब में तो ऑनलाइन हो जाता है, वहाँ पे जाना पड़ गया, अकाउंट था एक मेरे को चेंज कराना था। तो वहाँ पे मेरे को एक लड़की दिखी, ठीक है, तो उसने मेरे से हाई हेलो करा कि अरे मैं आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ, आपने वो डाला था कुछ अभी एज रिवर्सल। मैंने भाई ये वीडियो तो मैंने 2 साल पहले डाली थी। फिर मैं कन्फ्यूज हो गया, इसने 2 साल पुरानी वीडियो आप भी बता रही देखी मैंने। तो फिर उसने बताया कि हाँ, मैंने पूछा कहाँ देखी आपने, तो बोलती तो हमने बाय चांस उस वीडियो की क्लिप कट करके ना हमने फेसबुक पर डाल दी थी। तो मेरे को पता चला उसको पता ही नहीं था हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियो होती, उसको पता ही नहीं था टेक बर्नर क्या, उसको बस पता था हम क्लिप डालते हैं छोटी छोटी फेसबुक के ऊपर। तो उसने बस हमारी फेसबुक पर वीडियो देखी थी। तो और फेसबुक पे आप मानोगे नहीं, हमारी ऑडियंस में टॉप सिटीज में कुछ इंडियन सिटीज ही नहीं है, बांग्लादेश की सिटीज हैं, फिर उसके बाद 1-2 इंडिया के बाहर की सिटीज हैं, US की कुछ सिटीज, कनाडा की कुछ सिटीज हैं उसके अंदर। मैं देख के रहा मैं भाई ये तो पता ही नहीं था। तो हर प्लेटफॉर्म, हर उस पे अलग अलग ऑडियंस है, एंड अब इतनी अलग हो गई है कि हर उसको अलग से ट्रीट करना पड़ता है। मतलब सबके लिए अलग अलग टाइप का कंटेंट आता है? हाँ 100% सबके लिए, मतलब इतना हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा बनाए जो सबको केटर करता है, थोड़ा सा मासी हो जाता है कंटेंट। अब क्या हुआ, आपने यूट्यूब चैनल ग्रो किया, लोगों ने पसंद किया, एक बेस बन गया, अब लोग जान रहे थे, और मैं बातों से भी समझ गया आपका डेमोग्राफिक क्लियर था, एक बच्चा जो शायद 16 से 24 साल का है, और आपने उसकी एक नीड के अराउंड प्रोडक्ट बनाया। तो सबसे पहला प्रोडक्ट निकाला गया लेयर्स। अब लेयर्स मैं भी हूँ आपकी ऑडियंस वाला, हाँ मतलब मैं ये बात करूँगा, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम मेरे पास में माइक्रोमैक्स का A116 था, तो उस टाइम पे माइक्रोमैक्स अच्छा ब्रांड नहीं था और एक अपने को गंदा लगता था माइक्रोमैक्स दिखाने में।
तो मैं स्किन क्यों यूज करता था? जस्ट टू माइक्रोवेव छुपाने के लिए। उस टाइम पे सारे फोन एक जैसे दिखते थे, सब ये होता है स्क्रीन साइज के ऊपर फोन दिखता था। आज तो बहुत ट्रेंड आ गया रैम वैम वगैरह वगैरह। उस टाइम पे स्क्रीन साइज एक बड़ा टचन होता, बड़ा फोन है, माइक्रोएस कैनवस जो बड़ा, हाँ कैनवस। तो पीछे मैंने स्किन लगा रखी होती तो माइक्रो में मेरा छुप जाता था। तो मेरा टारगेट अगर मैं सोचूं, मैं क्यों यूज करता था स्किन? माइक्रोमैक्स छुपाने के लिए। पर आज के टाइम पे अगर बात करके चले तो प्रोमिनेंट हो जाते हैं फोन कौन से। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग ब्रांड छुपाने के लिए नहीं यूज कर रहे। अगर मैं डेमोग्राफिकली सोचने की कोशिश करूँ किस नीड को केटर कर रहे हैं, फिर आप बताना कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा जानना है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन लेते हैं। एक लोग जो अपने फोन को नेकेड रखना पसंद करते हैं बिना केसेस के, और उनको चाहिए कि मेरे फोन पे स्क्रैच न लगे। दूसरे लोग जिनको अपना फोन थोड़ा ट्रेंड दिखाना है, क्योंकि आजकल ज्यादातर फोन वाइट प्लेन बैकग्राउंड्स में आते हैं, उनको चाहिए भाई कुछ तड़कता भड़कता, या मैं कहूंगा जो चाहते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। एक वो ऑडियंस है जो दिखाना चाहती है कि भाई तड़कता भड़कता हूं तो मैं देखो ऐसा हूं, मैं थोड़ा सिंपल रख रहा हूं तो मैं ऐसा हूं। तो बेसिकली वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तीसरी अगर मैं ऑडियंस कहूं तो वो मैं कहूंगा एक कम्युनिटी को, एक क्रीड को रिजेंबल कर रही है। जैसे मैं अपनी भाई की बात करके चलूं तो मेरा भाई क्या करता है, मेरे भाई ने जो गफार मार्केट है, गफार मार्केट से रोल लेके आया हुआ स्किन के। अब उसके पास वो है, एक बंदा है जो 3D प्रिंटर है उसके पास में, CNC वाला। तो क्या होता है, वो मॉडल्स आजकल आप तो करते ही हो, तो मॉडल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं हर फोन के केस के, मतलब स्किन के। तो वो जाता है कि भैया मैंने नया फोन लिया है, वही शीट, एग्जैक्ट वही शीट प्रिंट आउट कटवाता है और अपने फोन पे लगा लेता है। तो उसका जब भी फोन चेंज होगा, और वो बहुत फोन चेंज करता है, मतलब हर 3 महीने में फोन चेंज करेगा, पर उसकी हमेशा बैक सेम रहेगी फोन की। टेक्नोलॉजी अंदर चेंज हो जाएगी, कैमरे चेंज हो जाएंगे, पर फोन का लुक एंड फील हमेशा सेम रहता है। तो उसका ये कहना है कि मैं इसलिए अपना वो लगाता हूँ ताकि मुझे याद रहे, कल को मेरे जैसा कोई और फोन साइड में रख देता है तो मुझे अपना फोन हमेशा याद रहता है। उसका माइंडसेट वो है। तो मैं तो यही 3 लोग सोच पा रहा हूँ। आप बताओ कि क्या आपने सोच के शुरू किया? मैंने जब शुरू करा था, मैं आपको सही बताता हूँ कि इतना डिफाइन नहीं करा था। मैं ये गलती भी थी, और ये इसलिए भी डिफाइन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे ना मास नहीं था इसको अडॉप्ट करने, लोगों को पता ही नहीं था इस प्रोडक्ट के बारे में। जो मतलब हमारी ऑडियंस जिसको हम बेचने चाह रहा था, मैं बेचना चाह रहा था, वो ऐसा वेल नोन नहीं था। बहुत कम लोग थे जो स्किन में, दिल्ली मुंबई के बहुत कम लोग जो नेहरू प्लेस, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, नेहरू प्लेस गफार, शायद गफार वफार में मिलती थी स्किन, और वो भी आपको ब्लेड से काट के देते थे। वो तो मतलब वो आग वाग लगा के ब्लेड से काट के वो कटर बॉडी पे स्किन स्क्रैच भी मार देते थे। स्क्रैच भी मारते थे। और उसमें दिक्कत ये थी कि स्क्रैच भी मारते थे, उसकी वो ग्लो भी नहीं निकलती थी कभी बार। और वो मेरे को ऐसा फील हुआ कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जो स्किन की थी, और वो डिजाइन ऐसे नहीं थे कि हाँ मेरे को वो फील करा है कुछ। तो हमने काफी मेहनत करी उस पर टेक्सचर वेक्चर डालने में, एंड वो कोई कॉपी नहीं कर पाया क्योंकि उसका सेटअप ही करोड़ों रुपए का। हमारा ना ये लेयर्स जो बिजनेस का अगर मैं ब्रेक डाउन बताऊँ, हमने हटा दिया था नीड को, कि भाई दिस इज नॉट अ नीड ड्रिवन बिजनेस। इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कोई बंदे को स्किन ही चाहिए। इट इज अ वेरी वैनिटी ड्रिवन या फिर इमोशनल परचेज है। स्किन को परचेज करना एक इमोशनल डिसीजन कि यार मेरे को ना अच्छा फील करा रही, ये मेरे को जो डिजाइन है, जो टेक्सचर है, मेरे को मजा आता है फोन पकड़ने। तो एसेंशियली ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है स्क्रैचेस से बचाती है, थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सारी चीजें, बट उसका प्राइमरी रीजन इज आप बेसिकली फील करते हो एक कम्युनिटी का पार्ट बनना। दैट इज मेरे ख्याल से वो प्राइमरी जो एक नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है ना, कि हाँ भाई मैं इसको लगा के मैं एक तरीके से फील कर कूल हो जाऊंगा। जैसे कॉलेज के बच्चे अगर स्किल लगाते हैं तो कूल, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ कूल, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कपड़े भी तो इसीलिए पहनते हैं। आपने जैसे गुची का ये पहन रखा है, या फिर मैंने कोई घड़ी पहन रखी है। हमारा ऐसा नहीं है कि यार वो कुछ बहुत ही फंक्शनल वो पर्पस सॉल्व कर रहा हो, लोगो या फिर जो घड़ी है। ये सेम घड़ी मैं खरीदने जाऊँ, मेरे को टाइम तो सेम ही बताती है, वैसा कोई फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज अ वेरी एक इमोशनल परचेज। और मेरे हिसाब से यार इमोशनल परचेज ना बहुत सही चीज़ है, क्योंकि लोग बोलते हैं यार पैसा मत खर्च करो, ये सारी चीज़ें मत खर्च करो भाई और कमाओ, क्यों ना खर्च करो, क्योंकि एक एवरीथिंग इज सो इमोशनली ड्रिवन भाई। मतलब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 22 लड़के एक लकड़ी के डंडे से गेंद को मार रहे हैं, एंड 1 बिलियन का देश पूरा उनको देख रहा है, उस क्रिकेट मैच को देख रहा है। सब भाई वो लकड़ी से मारा, वाह मजा आ गया, सब चिल्ला रहे हैं, ओहो आउट होने पे दुख हो गया, पूरा देश दुखी हो गया कि भाई एक डंडे से मार नहीं पाए। कुछ नहीं है, कोई पर्पस थोड़ा, कोई लॉजिक थोड़ा उसमें, सब इमोशन है। सारी चीज तो इमोशन ही है ना। हम अगर ब्रेक डाउन करें कि कौन सी चीज लॉजिकल है, कौन सी चीज इमोशनल है,
90% जो चीजें हम करते हैं आर इमोशनली ड्रिवन। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे इंडिया में भी कि भाई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, चीज की कमी नहीं है, मेरे ख्याल से माइंडसेट की कमी है। और वही माइंडसेट वही की भाई, और इंडिया में नीड ड्रिवन बिजनेस ही बने। इंडिया में अगर आप अमीर लोगों से मिलने जाओ, मैं क्योंकि जाता हूँ ना, मैं क्लब्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, आपको पता है कैसे लोग मिलेंगे कि यार मैं ना मेहंदी का जो तेल है ना रचने वाला, मैं वो बनाता हूँ, या फिर वो टायर जो आता है ना उसका ढक्कन बनाता हूँ, या फिर ये सड़क साफ करने वाली जो मशीन है ना उसके मैं वो बनाता हूँ, वो रेशे जो निकल रहे होते हैं नीचे वाले, और उनका होगा प्रॉफिट कितना है 800 करोड़, प्रॉफिट कितना है 600 करोड़। इंडिया में वही बिजनेस, नीड ड्रिवन बिजनेस अभी सक्सेसफुल हुए पिछले पुराने टाइम। बट मेरे को लगता है कि आज से अब ये जो टाइम आ गया इंटरनेट वाला, अब से वैनिटी वाले और इमोशनल बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आपका एक मोट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटेड था। अगर एक नॉर्मल ब्रांड की बात करके चले, उसको भी स्किन बेचनी है, क्योंकि पैसा तो सबके पास है, मशीन तो बंदा लगा सकता है, टेक्नोलॉजी एकदम सेम लेके आ सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी खरीदी जा सकती है। बट डिस्ट्रीब्यूशन हर सेल के ऊपर लगेगा ना। आज जैसे मैंने आपकी रिसर्च करी, तो रिसर्च करके पता लगा कि जो 60-70% जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वो आपकी वेबसाइट पे श्लोक की वजह से आ रहा है। वो श्लोक ने बिजनेस जनरेट किया है। पर अगर आज एक XYZ नया ब्रांड आता है स्किन का, तो उसको पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत पैसा लगेगा। शायद हो सकता है वो PPC कैंपेन रन करे, जब कोई स्किन सर्च मारे या कोई लेयर सर्च मारे तो वो उसकी एड ट्रिगर हो, बहुत टेंशन लेनी पड़ेगी, जिसमें शायद जहां आप 500 रुपये की स्किन बेच के अच्छा खासा मार्जिन कमा पा रहे हो, दूसरा बंदा 800 रुपये की स्किन बेच के भी पैसा ना कमा पाए, क्योंकि उसको पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। फिर भी शायद बिजनेस ना बने, क्योंकि लोग श्लोक को फॉलो करते हैं, लोग श्लोक को ट्रस्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई 100-150 रुपये से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने स्किन लगानी है तो अच्छी लगाएगी, नुकसान नहीं लेना। इसमें आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि हमारा मोट या फिर जो हमको डिफाइन करता है। सबसे पहली चीज़, जो हमारा फैक्ट्री है, उस लेवल की फैक्ट्री आपको, क्योंकि एंट्री बैरियर हमने बढ़ा दिया। अगर आपको हमसे कम्पीट करना है, आपको फैक्ट्री सेटअप चाहिए, आपको मशीन चाहिए, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, वो प्रिंटिंग चाहिए, वो जो 3M का पेपर होता है वो बेसिकली हम सोर्स करवाते हैं एक अलग कंट्री से। तो आपको जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंडिया में बेस्ट है अभी, और वो बेस्ट इसलिए क्योंकि हमने पैसा खर्चा है। तो आप एंट्री बैरियर पैसे का है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उठ के बस बना सकता है हमसे बेटर स्किन, नहीं बना पाया। फिर दूसरी चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसके लिए हमने 10 साल मेहनत करी। मैं तो बोलता हूँ इट इज़ लाइक सेइंग कि यार, मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप बास्केटबॉल खेलने आ रहे हो, आप लंबे हो, 100% एडवांटेज है, बट उस एडवांटेज को पूरा यूज करूंगा। अगर मेरे पास कोई एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैं 100% अपना पूरा अपनी ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि खाली डिस्ट्रीब्यूशन से भी काम नहीं चलता, क्योंकि एक मैं एग्जांपल देता हूँ लोगन पॉल और मिस्टर बीस्ट का। जैसे वहाँ पे US में बहुत पॉपुलर है दोनों। लोगन पॉल व्यूज देखोगे 2 मिलियन, ठीक है, पिछली वीडियो में अभी देखी रिसेंट, 2-3 मिलियन ऐसे कुछ आते हैं व्यूज यूट्यूब पे। एंड मिस्टर बीस्ट के आप देखोगे 150 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन आ रखे हैं वीडियोस में। एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, मतलब 150-200 मिलियन तो खाली US की वीडियो में है। उसके बाद हिंदी में भी बनाता, उसमें भी 10-10, 20-20, यहाँ पे हर जगह आप देखो 100 गुना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है मिस्टर बीस्ट का। बट प्राइम आज की डेट में एक $7 बिलियन का बिजनेस है, और मिस्टर बीस्ट का फेस्टिवल इतना कुछ तगड़ा नहीं चल रहा। तो मेरे हिसाब से खाली डिस्ट्रीब्यूशन होने से भी काम नहीं बनता, प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट तो दोनों का ही अच्छा है। खाली मेरे ख्याल से खाली प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट तो है ही, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट जो मार्केट में उससे बेटर होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से एक तरीका है लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। लोगों को पता चल जाता है आप जेन्युइनली विश्वास करते हो जो चीज़ बना रहे हो, आप जेन्युइनली सच बोल रहे हो, और आपने वो मेहनत करी है, तो लोग खरीदेंगे। क्योंकि लोगों तक पहुंचाना तो आसान है, आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन भी खरीदना इतना मुश्किल नहीं है यार। पर यार पैसे तो लगते हैं ना, ज्यादातर कंपनी तभी लॉस में है ना। 10 लाख रुपए आप लगाओ, शॉर्ट्स में आप प्रमोशन करो, आपको 40-50 मिलियन व्यूज आएंगे, इतने तो आ जाता है यार कन्वर्जन। हाँ, बट कन्वर्जन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन है, कन्वर्जन नहीं आएगा। वो कन्वर्जन लाना इज एक बहुत इमोशनली ड्रिवन होता है, कि जब इन्फ्लुएंसर कनेक्टेड होता है ना प्रोडक्ट से, वो अलग फील होता है। आप उसको खरीद नहीं पाओगे, आप चाहे 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है, आपके आ जाएंगे 40 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स पे, कहीं पे भी लोग देख लेंगे, पर लोगों को पता ही ऐड है। जब एक इन्फ्लुएंसर खुद इन्वॉल्व होता है ना प्रोडक्ट में, या फिर ओनर, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, जैसे मैं तो खुद पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ठीक है, मैं फेमस था एंड चीज़ें मैंने बिल्ड करी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब कंपनी उल्टा कर रही है, उनको पता है कि उन्होंने प्रोडक्ट फिगर आउट कर रखा है, वो अपनी मार्केटिंग बनाए,
काल पे नथिंग, प्रोडक्ट उनको पता था क्या बनाना है, अब मार्केटिंग करने खुद आ रहा बंदा, ओनर आ रहा है बैठ बैठ के यूट्यूब वीडियो बना रहा है। एंड हमारे साथ भी उन्होंने बनाई वीडियो, हमने भी देखा क्या चीज़ कैसा सीन है क्या है, एंड ओनर्स खुद आके बना रहे। तो मेरे ख्याल से वो दिन गए कि आप बैठ के बस डिस्ट्रीब्यूशन खरीद दो, 10-20 लाख रुपए देके करोड़ों रुपए खर्चो, भाई डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, काम चल जाएगा। वो दिन गए, क्योंकि अब लोगों को आदत हो चुकी है ऐड वैड की। एक जो ओनर है उसको खुद आके बेचना पड़ेगा, या तो अगर नहीं आता तो उसको सोशल मीडिया सीखना पड़ेगा कि कैसे कंटेंट बनता है, कैसे लोगों का दिमाग उन तक पहुंचानी है चीज़ें। वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बड़ी लर्निंग है सबके लिए। और ये है कि भाई अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो अगर हो सके तो पेड डिस्ट्रीब्यूशन की जगह एक कम्युनिटी बिल्ड करने की तरफ ध्यान दो। मतलब अपना खुद का सोशल मीडिया बनाओ जहां पर लोग आपको ट्रस्ट करें, आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं, पर आप जो भी चीज डिलीवर कर रहे हो। अब एक कम्युनिटी को साथ में इकट्ठा करने की कोशिश करो, ताकि फ्यूचर में जब सब कॉन्शियसली अपना प्रोडक्ट इंटीग्रेट करो तो वो बिकता चला जाए। लोग क्या है कि भाई मैं इस बंदे एलॉन मस्क की बात करके चलते हैं एग्जांपल के लिए, हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं एलॉन मस्क पर्सनल ब्रांड में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। 100% इस टाइम पे मतलब वर्ड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंड वो कनेक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, मेरे को लगता है काफ़ी मेजर पार्ट होगा। एक हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को ये मजा आता है इस क्वेश्चन में। लेयर से बिजनेस कितना बन पा रहा है, मतलब अप्रॉक्स मंथली हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो। रेवेन्यू यार, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो हमारा करोड़ों के अराउंड में बन जाता है, हाँ, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने ना अभी इन्वेस्टमेंट में, हमने अभी एक जैसे डिज़ाइन एजेंसी में इन्वेस्ट किया, तो उसमें ऐसा है कि वो एजेंसी हमारा पूरा वो चेंज करेगी, यानी नए जो प्रोडक्ट्स हम बिल्ड कर रहे हैं वो हमने एक ये नहीं, आपको वर्जन पता है, वर्जन अटलांटिक और ये सब, तो एक डिज़ाइन एजेंसी है इंडिया के बाहर की, यूके की डिज़ाइन एजेंसी है, वो बेसिकली वो स्पेसशिप्स डिज़ाइन करती है। उसके साथ मिलके हम एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करवा रहे हैं जो हम आई थिंक अप्रैल मई में लॉन्च करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक एक्चुअल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट निकालने में ना आपको 8 महीने लगते हैं, तो जितना पैसा हमारा आ रहा है ना वो सारा नए प्रोडक्ट में लग जा रहा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लग जा रहा है। तो अभी एक्चुअल अगर आप पेपर में प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमारा जीरो होगा, और बल्कि हम लॉस में ही चल रहे होंगे, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो अभी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम वी आर डूइंग डिसेंट, मतलब क्योंकि स्किन्स में अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसके आगे वी वुड हैव टू गो इंटरनेशनल। इंडिया में इट इज़ अ लग्जरी परचेज, स्किन इज़ अ वेरी लग्जरी परचेज, एंड इसके आगे जो मार्केट है वो इंडिया के बाहर ही है स्किन्स में। और इसके बाद मैं ना छोटा वो नहीं लेना चाहता कि स्किन के बाद ठीक है एक मोबाइल एक्सेसरी निकाल दी या कुछ छोटा निकाल, मैं एक बड़ा ही जंप लेना चाह रहा हूँ, एंड वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में। टीवी बेचोगे? टीवी भी तो नहीं कर रहे, स्पीकर भी नहीं बेच रहे हो, बट वॉच बेच रहे हो। मैं ये आपको जब लॉन्च होगा तब आपको पता चल जाएगा। सबको समझ में आ गया, सबको ना किया एक को हाँ किया, मतलब एक पे कुछ नहीं बोला तो वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ऐसे वॉच भी हो सकता है, या फिर मोबाइल भी हो सकता है, या फिर स्पेसशिप हो सकता है, क्या पता, मार्स पे जाने के लिए हम गाड़ियां बेच रहे हैं। जैसे मैंने चांद पे छोले भटूरे का फ्रेंचाइज बिजनेस, अच्छा है क्या? 2-1 साल हो चुका है, हम फ्रेंचाइजियां बेच रहे हैं उसका। तो ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया, पर क्या रेवेन्यू फ्लक्चुएटिंग है क्या ये थ्रू और हर मंथ इतना ही आ रहा है? कांस्टेंट है और इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, रेवेन्यू इंक्रीज, हाँ इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक जब हमने स्टार्ट करा था तब तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि हम ना नॉट जस्ट टेक बर्नर, हमने टेक बर्नर के अलावा भी काफ़ी चीज़ों में मार्केटिंग करी थी। जैसे मैं अभी भी सर्च मार रहा था तो एड्स चल रही है, गूगल एड्स चल रहा है, एड्स हमारी चलती हैं, फिर उसके बाद हम बाकी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं, और मल्टीपल चीज़ें करते रहते हैं, इवेंट्स करते रहते हैं, एंड जो कम्युनिटी है जो खरीदती है उन तक पहुंचती रहती है कंटिन्यूसली, एंड लॉन्चेस होते रहते हैं, तो इवन पुराने कस्टमर्स भी खरीदते रहते हैं। हमारा मेरे ख्याल से बिजनेस का सक्सेसफुल होने का एक मेजर रीज़न, जैसे ओवरलेस का भी, लेयर्स का भी, जो हमारे कस्टमर्स है ना वो वापस खरीदते हैं, कि हमारे वन टाइम बायर्स नहीं होते। जो बंदा हमसे एक बार लेता है ना वो फिर लेता, वो दैट इज अ लाइफ टाइम कस्टमर। नॉर्मली साइकिल क्या है, कितने महीने में बंदा स्किन चेंज करता है ऑन एवरेज? 6 महीने के अराउंड में यूजुअली बंदा कर लेता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो 3-3 महीने में भी चेंज कर देते हैं, एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उनको शौक है बदलने का। यूजुअली जो फीमेल कस्टमर्स मैंने देखा है उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की ज़्यादा है, बट हमारा भी डोमिनेटली मेल है जो ऑडियंस है, क्योंकि टेक वाली इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। नहीं, लड़कियां अट्रैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम पे मेजरली हमारा फोकस नहीं है, इट इज़ मोर ऑन द लाइन्स कि यार पहले ना मैं जो अपना फैशन वाला स्टाइल है, जो चीज़ें मैं सोचता था
वो मैं ना कभी विजुअली आउटपुट नहीं करता था कि यार लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि यार एक टेक क्रिएटर कैसे कपड़े पहन रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है, या फैशन में क्यों घुस रहा है। तो मेरे को डर लगता था। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, मैंने पूछा उनसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे को लगा कि यार मैं ना अपने आप को रोकता नहीं। एंड इवन मेरे को ये डरना, मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे को ना इवन बिजनेस वाली बातें करनी, जैसे मैं आपके साथ बता रहा हूँ बिजनेस के बारे में सच में। पहले जैसे मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था तो लोगों को ना बहुत अलग सा लगा कि भाई एकदम से कैसे बिजनेस की बात करने लगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पीछे हमने कितनी चीज़ें करी हैं। सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे, अब लोगों को लग रहा है कि भाई एकदम से कैसे फैशन वाला हो गया। बट 2-3 साल से मैं एक्चुअली काफ़ी इन्वॉल्व हूँ ये फैशन के अंदर। एंड मैंने डिज़ाइंस करे हैं, मैंने कपड़े डिज़ाइन करे हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। तो एक कॉन्स्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस था, बट अब लोगों को दिखने लगा है वो चीज़ें। मेरे ख्याल से मेरा फोकस इज नेक्स्ट के कुछ टाइम तक तो मैं लड़कों में ही बेचना चाह रहा हूँ। मैं नहीं लड़कियों में ज़्यादा बेचना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मार्केट में मेरे को पता है। स्किन ही बेची, केसेस क्यों नहीं बेचे? क्योंकि देखा जाए ऑडियंस वही है, स्किन की ऑडियंस छोटी थी और सेम ऑडियंस को केसेस बेचे जा सकते थे और ज़्यादा बेचे जा सकते थे। केसेस में क्या है कि आप इंडिया में कौन सा केस का ब्रांड है जो मतलब ये प्रिंटेड केसेस अच्छे बेच रहे, जो बहुत सक्सेसफुल है, आपको नहीं मिल पाएंगे। यूजुअली जो होंगे ना वो खाली आईफोन के कर रहे होंगे केसेस, ऐसे नहीं होंगे जो सबके बेच रहे। अगर होंगे तो आईफोन वाले बेच रहे होंगे, आईफोन, सैमसंग, वन प्लस 3-4 होंगे वो बेच रहे होंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि सप्लाई चेन बहुत डिफिकल्ट है ना। सप्लाई चेन में इतने चैलेंजेस हैं कि आपको अगर 300-400 रुपये का केस बेचना है ना, अगर 600-700 रुपये का भी केस, अच्छी क्वालिटी का केस बेचना है, इट इज़ अ वेरी झंझट वाला बिजनेस। एंड उसमें आपको प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्योंकि आपको ना एक इन्वायरमेंट को भी इतना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जितनी केस वाली कंपनी है ना, इतने ज़्यादा केस बिकते हैं, इतने ज़्यादा केस जलाए जाते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं, लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा भाई टन टन भर के केस जलाए जाते हैं। और ये बहुत वेस्टेज वाला है। और मेरे को जनरल, मैं जब एंटर कर रहा था हमने केस ही सोचा था पहले, बट मेरे को रियलाइज हुआ कि यार वो ना बहुत इन्वायरमेंट के लिए और सारी चीज़ों के लिए पता नहीं, मेरे को लगा नहीं कि सही डिसीजन होगा। एंड प्लस सप्लाई चेन इतना डिफिकल्ट है कि अगर हम घुसते हैं, हम बना लेते बिजनेस, बट उसमें ना एक लॉन्ग टर्म वो मेरे को चीज़ नहीं लगी यार। मैं एक्सेसरी में इतना नहीं घुसना था। स्किन मेरे को अच्छा लगा कि स्किन में, और हम ऐसा कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल शायद ऐड भी ना कर पाते केस में। स्किन का सप्लाई चेन कैसा है? स्किन का सप्लाई चेन एक नॉर्मल बंदे के लिए मुश्किल है, बट अगर आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा लो तो अभी जैसे ऑर्डर आता है तो हमारे पास पहले से स्किन रेडी होती है या फिर? मैं आपको एकदम ऑपरेशनली बताता हूँ कि इतना ज़्यादा मैं घुसा नहीं हूँ ऑपरेशन में, ठीक है। हमने हेड्स हायर कर रखे हैं जो ऑपरेशंस लीड करते हैं, बट 30% के अराउंड हमारे पास रहता है इन्वेंट्री। हाँ, एक हमेशा स्टॉक रहता है जो टॉप सेलिंग मॉडल्स होते हैं उनके। और हमारा सप्लाई चेन इतना फास्ट है कि अगर हमको अभी आता है ना एक ऑर्डर आता है तो हम शाम तक शिप करा सकते हैं, पूरा बन के पैक होके सब कुछ होके शाम तक शिप हो जाता है। बस दिक्कत ये आती है कि हमको ऑर्डर्स का भी कार ज़्यादा आ जाता है एकदम। और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है? डेली हम कितने बना सकते हैं? मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास 3 मशीनें हैं क्या अराउंड है दिन के, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट मतलब 2-3 हज़ार तो हम आराम से कर ही लेते होंगे, मतलब इतनी प्रोडक्शन होगी हमारी। बट मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, मैं पर्सनली मैं ऑपरेशंस में नहीं घुसता, क्योंकि ऑपरेशंस में मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। उसके लिए मैंने सही लोग लेके मैं आऊँ जिनको अच्छे से पता है। और मेरे ख्याल से एज अ बिजनेस ओनर सबसे बड़ा स्किल हमारा ही है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है एंड क्या हमको नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है मैंने ये गलती करी है कि सारी चीज़ें करके, और ये मैं सीखा हूँ एक्सपीरियंस से कि जो मेरे को नहीं आता उसके लिए मेरे को किसी को और पर्सन को लाना चाहिए या सीखना चाहिए। तो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं डिज़ाइन में इन्वॉल्व हूँ, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हूँ, और मैं मार्केटिंग में इन्वॉल्व हूँ। मेरे को पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की क्या डिमांड है, कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, उसमें स्क्रू कौन सा लगेगा, उसमें फिनिश कौन सी होगी, उसमें टेक्सचर कौन सा आएगा, पैकेजिंग में कैसे खुलना चाहिए, कैसी स्मेल आनी चाहिए। मैं इसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व रहता हूँ, और जो मार्केटिंग वाला पार्ट है उसमें और डीपली इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, ऑपरेशंस एक ऐसा काम है विच इज़ कोई भी कर सकता है। एक मार्केट में लोग हैं जो कर सकते हैं, और मैं वो ऐसा काम क्यों करूँ जो मार्केट में पहले से लोग कर सकते हैं। बट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो डिज़ाइन है, वो इट इज़ वेरी यूनिक टू अस, वो मार्केट में और कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बस वही काम करने की कोशिश करता हूँ जो बस मैं कर सकता हूँ। तो फिर ओवरलेस कैसे स्विच किया? स्किन के बाद में स्विच नहीं करा, दोनों साथ में चल रहे हैं। नहीं, मतलब क्यों सोचा कि मैं ये भी करता हूँ? हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स थे करने के, पर जैकेट्स ही क्यों चुनी? क्यों ऐसा लगा कि यार धंधा नहीं बन रहा, जैकेट में अच्छा धंधा बन सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेयर्स चल रहा है, अच्छा लेयर्स चल रहा है तगड़ा, लेयर्स इज ग्रोइंग। पर देखा जाए टाइम वाइज, मतलब अगर हम ज़्यादा बड़ा बिजनेस बनाने की बात करके चले तो हम शायद क्लोथिंग लाइन में
ज़्यादा बड़ा बिजनेस बना सकते हैं वर्सेस स्किन के। मैं इस पॉइंट से बात करके चलूँ। हाँ 100%। तो यही सोच के क्लोथिंग शुरू किया या फिर क्योंकि करना ही था पहले? अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हमने ओवरलेज लेयर से पहले शुरू करा। मतलब वो एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने ओवरलेज पहले शुरू करा था, लेयर्स हमने बाद में शुरू करा। एंड ओवरलेज में हुआ क्या कि उस टाइम पे ना एंट्री बैरियर, जैसे मैंने बताया ना कि एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है कि अगर आपको हाई क्वालिटी कपड़े बनाने हैं ना, आपको बेसिक कपड़े बनाने हैं 100% कॉटन, 180 GSM वाली टी शर्ट, प्रिंट थोड़ा बहुत प्रिंट के साथ, ये आप बना सकते हो, कोई बना देगा, इतनी फैक्ट्री है। बट अगर आपको ऐसे कपड़े बनाने हैं ना जो इंटरनेशनल ब्रांड को बीट करे, वो आपको इंडिया में कुछ ही फैक्ट्री हैं जो बना के दे पाएंगी, और उनके पास ही वो मशीनें हैं, उन्हीं के पास वो चीज़ें हैं जो आपको क्वालिटी उस लेवल पे प्रोवाइड कर पाएंगे। हमको वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टू सॉल्व थी कि यार हमको इनको बीट करना है, बट हमारे इतने पैसे भी नहीं है कि यार आप इतनी बड़ी फैक्ट्री का कैसे काम करो, लाख लाख ऑर्डर लेते हैं। अब लाख ऑर्डर की औकात ही नहीं हमारी, उस टाइम पे नहीं थी, उस टाइम में जो स्टार्ट ही कर रहे थे। फिर हमने क्या करा कि हमने डिसाइड करा कि भाई कैसे करें कि ये हम क्वालिटी तो कम नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम कम क्वालिटी बेचना स्टार्ट करें बाद में बढ़ा लें। हमने डिसाइड करा अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये फैक्ट्री लिए हुए हमको 2-2.5 साल हो गए। कि इससे पहले एक फैक्ट्री हमने ली हुई थी, उसको 2-2.5 साल हो चुके थे। हम बना रहे थे, हर लॉन्च कर रहे थे, हर लॉन्च में हम इम्प्रूव कर रहे थे। फिर हमने एक बड़ी फैक्ट्री ली, और जब हमको लगा कि यार अब हमारी जो क्वालिटी है ना सेट हो गई, ये किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को बीट करने वाली है, एंड इस प्राइस पे हम बेच रहे हैं जहाँ पे कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं कम्पीट कर सकता। तब हमने अच्छे से उसको प्रेजेंट करा, मार्केट करा। तब तक हमने कोई मार्केटिंग नहीं करी, तब तक हमने हल्की फुल्की इधर उधर लॉन्चेस में मार्केटिंग करी थी। बट मासेस में तब पहुंचा जब हमने एक्चुअली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हमको पता है कि भाई हाँ ये हमने बनाया और ये क्वालिटी पे तगड़ी है और ये सही प्राइस पे भी हम बेच पाए। तो इसलिए लोगों को दिखा, बट एक्चुअली ये चीज़ें साथ साथ ही 3-3 साल पहले से चली आ रही। एंड अभी भी वो होता क्या है कि जिसकी हम थोड़ी ज़्यादा वीडियोस बना देते हैं तो लोगों को लगता है कि अब भाई अब ये बिजनेस शिफ्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेजर दोनों चीज़ें हम कंटिन्यूसली साथ में ही ग्रो हो रही हैं। एंड वो मंथ ऑन मंथ हम शिफ्ट करते रहते हैं कि इस मंथ इसका लॉन्च है, इस मंथ इसका ऐसे लॉन्च हुआ, तो ये कंटिन्यूसली चलेंगी। बट हाँ, जैसा आपने बताया, किन्स का मार्केट जो है उसकी एक अपर कैप है इंडिया में, उसकी कैप जो एक्सपैंड करने के लिए, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेयर्स आपको लग रहा है उसकी प्रमोशन नहीं चल रही, बट इंडिया के बाहर उसकी प्रमोशन चल रही है। इंडिया के बाहर हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, तो उसको हम इंडिया के बाहर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड इंडिया के बाहर चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। ओवरलेस को अभी हम इंडिया में लोगों को नहीं पता, तो इंडिया में हम उसको, तो सबकी स्ट्रेटेजी क्या हो बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। देख रहे हो कितना टेक्निकल है कोई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोग ना समझते हैं श्लोक, मैं तभी करना चाहता था आपके साथ में, मैं बहुत टाइम पहले से भी मैं आपको कनेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि ज़्यादातर लोग श्लोक ऐसा यूट्यूबर समझते हैं, वो समझते हैं आई आग लगा देगा, आग लगा देगा, और किसी को पता नहीं कितना स्मार्ट बंदा है पीछे बैठा है जिसने स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा सोचा है। घड़िया कब आ रही है यार? घड़िया बताना नहीं चाहता यार अभी आप, चलो घड़ी हम करेंगे नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा, बट हम बहुत सेगमेंट क्या होगा, प्राइस सेगमेंट क्या, अफोर्डेबल आएगा या सुपर प्रीमियम आएगा या फिगर आउट है भी? हम अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। एंड मैं बस ये बता सकता हूँ कि हम वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, एंड जो हम प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे उसमें हम बहुत टाइम दे रहे हैं। यूजुअली अभी जो मार्केट है, घड़ियों की मार्केट है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, इवन जस्ट इन जनरल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, बहुत क्विक है, लोगों को नहीं पता होगा। इंडिया के बाहर सामान आता है, सेम टू सेम इंडिया में बिक जाता है ब्रांड लगा के, एंड थोड़ा बहुत इधर उधर ऑप्टिमाइज करे ज़्यादा कुछ, बट कोई डिज़ाइन पे, पूरा एक्सपीरियंस पे, सॉफ्टवेयर पे ना एंड टू एंड काम नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि यार घड़ियाँ ना रिप्लेस कर सकती हैं स्मार्टफोन, इतनी पावरफुल हो चुकी हैं क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं उस स्पेस में, तो हम जो निकालेंगे वो महंगी ही होगी। ठीक है, फिर सस्ते एक मेरी रिक्वायरमेंट है यार, पैसे नहीं बताऊँ, पैसे नहीं कह रहा, प्राइस रेंज मेरी एक रिक्वायरमेंट है घड़ी के अंदर ना, वो डाल दो, फिर मैं एक और नई स्टार्टअप शुरू कर दूंगा। मैंने अपने आप से डिसाइड कर रखा है, ग्लूकोमीटर डाल दो घड़ी के अंदर। चाइना के अंदर कई लोग कर रहे हैं 80-90, क्योंकि CGM की बात करके चले, आप भी फिटनेस में आ गए हो तो आपको ये ज़्यादा बायोमैकेनिक्स समझ में आने लग गया है। तो जो CGM आ गया है आजकल, बहुत सारी कंपनियां बेच रही है, वो 80-90% एक्यूरेट है। तो मेरे को अभी मैं रिसर्च कर रहा था, चाइना के अंदर भी कुछ घड़ियां आ रही है, इसके अंदर सुई लगती है यार, वो विदाउट सुई कर रहा है, वो स्वेट से कर रहा है, और वो घड़ी के अंदर कर रहा है। चाइना के अंदर कई कंपनीज ने बना दिया है, और वो OEM भी कर रही है बाकियों के लिए। अगर वो 80-90% एक्यूरेट है, जस्ट इमेजिन, मतलब मैं
आपको मतलब एज अ बता रहा हूँ, ऑडियंस को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आगे कर लेना। नॉर्मली मैं घड़ी पहनता हूँ, मेरी वॉक मॉनिटर हो रही है, अगर मैंने उसको बेस मेरा डेटा दे दिया, मेरा फैट इतना है, मतलब मेरी हाइट इतनी है, मेरा ये इतना है, तो मेरी वो शायद कैलोरी भी मॉनिटर कर लेता है। अब मेरी हार्ट रेट भी मॉनिटर कर पा रहा है। अब अगर वो मेरा ग्लूकोमीटर भी, मतलब ग्लूकोज लेवल भी मॉनिटर करने लग जाए तो क्या होगा, जैसे ही मैंने खाना खाया वो सीधा मुझे पाएगा कि भाई कुछ खाया है तूने, क्योंकि उसको दिखा मेरा स्पाइक आया है। मैं कहूँगा येस। अब वो कहेगा भाई क्या खाया है, मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगा, बेस्ड ऑन दैट वो अपनी कैलोरी खुद कैलकुलेट कर लेगा। अब मुझे बताएगा, मुझे उसको पता लग जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे एआई आ रहा है, उसको टाइम से पता लग जाएगा कि भटूरे छोले मेरी बॉडी में किस तरीके से जाते हैं। जब मैंने सीजीएम पहना तो मैंने वो 1 महीने का ट्रायल लिया, मतलब 1 महीना पहना, तो मुझे पता लगा भटूरे छोले मेरी बॉडी पे अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं। नॉर्मली लोगों के लिए बुरे हैं, पर मेरे लिए उतने बुरे नहीं है, मेरी बॉडी अच्छा बिहेव करती है भटूरे छोलों के साथ। सिमिलरली अगर मैं वॉच पहनने लग जाऊंगा तो ये डेटा आने लग जाएगा। अगर कोई स्ट्रेस के अंदर है तो भटूरे छोले उसकी बॉडी के ऊपर कैसे लग रहे हैं, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा डेटा सेट बन सकता है। मतलब मेरा आइडिया है कि अगर वॉच के अंदर, क्योंकि मैं एक हार्डवेयर में कभी नहीं घुसना चाहता, मैं एक मार्केटर सॉफ्टवेयर वाला बंदा हूँ, तो मैं कभी हार्डवेयर में नहीं घुसना। अगर किसी ने बना दिया तो मेरा मतलब मेरे पास इन्वेस्टर भी तैयार बैठे हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि एंड टू एंड, मतलब लॉजिकली क्या हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो आजकल बहुत सारी प्रैक्टोटाइप्स ऐप बनी हुई है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके बाद मेरी घड़ी का सारा डेटा हमने उसको शेयर कर दिया है, तो उसको पता लग रहा है किस टाइम पे मेरा ग्लूकोज कैसे फ्लक्चुएट करता था, किस टाइम पे मेरी हार्ट रेट कैसे फ्लक्चुएट करती थी, मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है, मेरा वॉकिंग हार्ट रेट कितना है, बेस्ड ऑन दैट उसने पूरा एनालिसिस कर लिया मेरा। अब अगर मेरी वॉच को लगता है कि यार इतना अगर किसी बंदे का रेस्टिंग जाता है और वो इस टाइप का खाना खा रहा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो शायद इसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे को मेरी ऐप कहेगा भाई कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा ले। मैंने कराया, हमने डेटा भरा, मेरा एक और डेटा मेरी घड़ी के अंदर ऐड हो गया, उसको एक और लर्निंग मिल गई, इतने कोलेस्ट्रॉल पे इस बंदे का इतना हार्ट रेट रहता है और खाना ऐसे ऑब्जर्व होता है। मतलब आग लग सकती है इस चीज के अंदर ना। मतलब हम जो स्मार्ट वॉच रेवोल्यूशन कहते हैं ना, मुझे लगता है कि फिर ये फिटनेस बैंड रेवोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई देख रहा है तो बता देना, मतलब मैं कह रहा हूँ आगे करना हो तो आगे कर देना। 100% है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी वो जो सीजीएम मॉनिटर्स होते हैं, मैंने ये सब ट्राई कर रखे हैं और काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहता है। इवन मैं तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा घुसा हूँ कि हेल्थ में सारी चीज़ों में लेके, अभी जैसे मैंने एक ईट स्लीप करके एक मैट्रेस भी करी थी, वो भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब वो गर्म ठंडी होती है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, मैं काफ़ी सप्लीमेंट्स भी ले रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। एंड घड़ी में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जो प्रॉब्लम दिख रही है, मैं आपको अगर एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मेरे को ये प्रॉब्लम ये दिख रही है, ये डेफिनेटली अच्छा फीचर है, मेरे हिसाब से अभी बेसिक सही नहीं करे जा रहे। मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड अच्छा यूज़र इंटरफेस एंड एक्यूरेट, जितनी भी सारी चीज़ें काम कर रही हैं वो। तो हमारा फोकस इज़ अभी वेरी डिफरेंट, क्योंकि हम ये सारे जो फीचर सेगमेंट में तो नहीं घुस रहे, एप्पल सेगमेंट में नहीं, एप्पल वाले सेगमेंट में हम नहीं घुसेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी जो करंट यूज़र की डिमांड है, जो जिस प्राइस पॉइंट में हम जाना चाह रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छे से मीट करना चाहते हैं। और अगर हम एक फिटनेस प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो मैं वो 3 महीने में नहीं बनाऊंगा, वो मैं 3 साल लगा के बनाऊंगा। और वो ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा ना कि उस बैंड को पहनने के बाद आपको और कुछ ना करना पड़े। क्योंकि मैं ना हाफ हार्टेड चीज़ों में विश्वास नहीं रखता कि यार सेंसर मिल रहा है चलो लगा के डन कर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, हमने स्मार्ट रिंग भी, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, हमने फिगर आउट करा स्मार्ट रिंग्स में कैसे होता है, जो सारी घड़ियों में हो रही थी वो स्मार्ट रिंग में हो रही थी। उसके बाद और भी अलग अलग हमने प्रोटोटाइप्स ट्राई करे। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप एक सेंसर बता रहे हो, अंधे सेंसर है मार्केट में 10 चीज़ें हो रही, बट मैं एक्सपीरियंस पे फोकस करके काम करना चाहता हूँ। और मेरे हिसाब से अगर मैं एक कैटेगरी को एम कर रहा हूँ ना, तो मैं उसमें फिर नंबर 1 मेरे को बनना है। अगर मैं एप्पल की रेस में घुस रहा हूँ ना, तो मेरा गोल वुड नॉट बी यार एप्पल इतनी मार्केट लेता है, 30,000 रुपये की बेचता है, इतनी मार्केट लेता है, मैं ना यार 25 की निकाल देता हूँ, थोड़े से कम फीचर में 1-2 एक्स्ट्रा फीचर लगा दूँ। मैं उस पर्सपेक्टिव से जाता ही नहीं। अगर मैं किसी मार्केट में घुस रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगा कि हम उस मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, वर्ल्ड वाइड हमारा प्रोडक्ट बेस्ट हो, एंड फिर हम उसको एक प्रीमियम पे बेचें। दैट इज़ मेरा फिलॉसफी। तो अगर मैं एप्पल को नहीं बीट कर सकता तो मैं एप्पल की रेस में नहीं घुसूँगा, मैं उसमें फिर प्रोडक्ट में 3-4 साल आगे घुसूँगा, जहाँ पे ग्लूकोमीटर और सारी चीज़ें मैंने हेल्थ के एक्सपर्ट्स के साथ पूरा रिसर्च कर रखी हो, तब मैं जाके वहाँ पे जाऊँगा कि हाँ भाई ये खाओ, कि आपको बताना भी ना पड़े कि भाई वो घड़ी बता देगी आज सुबह ये खा लो, आप आपकी हेल्थ सही रही। तो मैं तो
हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। मैं डेफिनेटली हेल्थ में नेक्स्ट के कुछ सालों में तो कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा, बट मेरे लिए, क्योंकि लोगों को ना कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी होता क्या है ना, मैं सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूँ, हम सब लोग ना बीमार है, हमको पता ही नहीं है। जितने लोग दिल्ली में सब बीमार हैं, सबको कोई आइडिया नहीं हो बीमार। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते ना, आपको पता ही नहीं है कि आप कितना बीमार हो, आप बचपन से ही बीमार रहे हो तो आपको पता ही नहीं है बीमार हो, आपको पता ही नहीं है हेल्दी होना क्या होता है। जिस चीज को लोग मेजर नहीं कर पा रहे ना, अगर मैं आपको बता दूंगा ना कि नंबर बता दूंगा कि जैसे ये आपका, आप ना इतने परसेंट बीमार हो एंड इतने परसेंट आप और हेल्दी बन सकते हो, तो आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लोगे। तो मेरे को भी वही लग रहा है कि यार हेल्थ ना अभी हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा है, हमको पता ही नहीं हेल्दी होना क्या होता है। एंड यहाँ पे अगर आप जापान की साइड जाओगे, ओकिनावा और ये सब कुछ हैं, ब्लू जोन्स बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में एरियाज है, वहां पे लोग 100 साल आराम से जीते हैं। और 100 साल जीते नहीं है, 90 की उम्र में वो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो 70 की उम्र में उनके एब्स है, नेचुरली अच्छा स्ट्रॉन्ग फिजिक है 70 की उम्र में। उनकी डाइट और सारी चीजें स्टडी करी जाती है, डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल डाइट, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। तो एसेंशियली आप एक जीवन में आप 3 जीवन जी रहे हो, मैं तो ऐसे भी देखता हूँ ना। तो मेरे ख्याल से वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी आ रही है, धीरे धीरे आएगी, बट वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। घड़ी भी उसका एक पार्ट प्ले करेगी, स्पेशली वेयरेबल्स जो होंगे वो उसमें काफी बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। बट मेरे पास घड़ियां है बहुत सारी ना, और जब से मैंने ये ली थी तब से मैं यही पहनता हूँ। सब कुछ कहीं ना कहीं ट्रैक हो जाता है, फोन भी यही आ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वेरिएबल इज नेक्स्ट लेवल चीज, मुझे बहुत एक्साइट करती है ये चीज। और ऑल द बेस्ट तब बता दिया मैंने, ठीक है, दिस इज स्मार्ट क्वेश्चनिंग, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बोलो, बंद करो इसको, आगे इंट्रो बता लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट कट कर देना प्लीज यार, ये मेरे खास नहीं है। थैंक यू, मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिला कुछ, और मेरे हिसाब से ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा। 100% यार, 100%। मेरे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार आपसे बात करके, सारी चीज़ें जान के। इवन बिफोर द कैमरा भी जो कॉन्वर्जेशन थी, मेरे को उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई होप आप भी जो चीज़ें कर रहे हैं, यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, सब लोग, उनकी भी हेल्प हुई हो। बट हाँ भाई, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। थैंक यू। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।